हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। मैं महेश सैनी, आपका अपना जूलॉजी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने माइंड मैप सीरीज में। आज की जो अपनी माइंड मैप सीरीज है, इसका टॉपिक होगा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। और प्राणियों में संरचनात्मक संगठन में भी हम आज डिस्कस करेंगे जंतु ऊतकों के बारे में कि एनिमल टिश्यूज होते क्या है या जंतु ऊतक होते क्या है। ठीक है, इसके अगले पार्ट में फिर हम कॉकरोच और जो मेंढक है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे जो अपने जंतु ऊतक है इनका इंट्रोडक्शन, परिचय। देन उसके बाद डिस्कस करेंगे फिर हम कि जंतु ऊतक होते क्या है। ठीक है, और एटलीस्ट फिर हम करेंगे इसमें कि जंतु ऊतकों के प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो शुरू की जाए क्लास। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बेस पे। ठीक है, देखो हमने पढ़ा है कि भाई जो ऊतक है, ठीक है, इस ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, वो उत्पत्ति में समान होती है। मतलब कि सिंपल से वे में बात करें तो समान उत्पत्ति वाली कोशिकाएं, ठीक है, वो ऊतक बनाती है। अब इनका कार्य संरचना दोनों डिफरेंट हो भी सकती है, ये सॉरी सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब बात करें अपन बेसिकली कि भाई जो टिश्यू है इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे। ठीक है, तो जैसे हमने जंतु जगत पढ़ा, ठीक है, एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा था कि भाई जो बहुकोशिकीय प्राणी हैं, ठीक है, जिनमें हमने उनका वर्गीकरण देखा था संगठन के बेसिस पर, शरीर का संगठन कैसा है। तो पहला था अपना कोशिकीय, कोशिकीय से बने ऊतक। ठीक है, तो कोशिकीय संगठन में जो कोशिकाएं थी वो सभी अपना इंडिविजुअल फंक्शन कर रही थी। अब वो सभी अपना अलग अलग काम कर रही थी, हर एक कोशिका अपना अलग काम कर रही है। अब उनमें से जो समान काम करने वाली कोशिकाएं थी, उत्पत्ति में समान थी, संरचना में समान थी, ठीक है, या फिर बेसिकली बात करके चले अपन जो उत्पत्ति में समान थी, ठीक है, फंक्शन उनका डिफरेंट हो ना हो वो अपन बाद की बात करें, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जो उत्पत्ति में समान थी, ठीक है, वो एक साथ आई और एक साथ आकर एक ग्रुप बना लिया। और जैसे ही उन्होंने ग्रुप बनाया और उसको हमने टिश्यू बोल दिया। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में बात करते हैं हम सबको अच्छे से पता है, ठीक है, कि भाई जो जीवन की इकाई होती है, ठीक है, जो लाइफ की यूनिट होती है वो होती है कोशिका, ये तो सभी को पता है। ठीक है, अब कोशिका के बेसिस पर एनिमल दो प्रकार के, एक कोशिकीय है और बहुकोशिकीय है। ठीक है, एक कोशिकीय वो एनिमल जिनकी बॉडी, या अपन बात करें कि सिंगल सेल ही पूरी बॉडी का फंक्शन कर रही है, मतलब कि वही उसकी जितनी भी उपापचयी क्रियाएं चल रही है, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, सभी सिंगल सेल के थ्रू हो रहा है। ठीक है, और बहुकोशिकीय में अपन बात करें तो उनकी बॉडी एक से अधिक सेल से मिलकर बन रही है। ठीक है, जैसे बात करें यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल से बने हुए जीव, जैसे कि अपन बात करें अमीबा, पैरामीशियम, सारे यूनिसेलुलर है, एक सिंगल कोशिका ही सारे फंक्शन करती है। ठीक है, एग्जाम्पल के बेस बात करें तो जो प्रोटिस्टा संघ है, ठीक है, ये, और इसमें भी जो जगत है अपना प्रोटिस्टा वो, और प्रोटिस्टा जगत में भी जो संघ प्रोटोजोआ है उसके सारे प्राणी एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, वहीं पे अपन बात करें बहुकोशिकीय जंतुओं की कि भाई बहुकोशिकीय जंतु होते क्या हैं। ठीक है, तो देखो वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक सेल से मिलकर बन रहा है, एक से अधिक सेल्स मिलकर जो ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं उसे अपन कहेंगे बहुकोशिकीय जीव। जैसे कि बात करें संघ पोरीफेरा, पोरीफेरा पहला ऐसा संघ था जो बहुकोशिकीय प्राणियों को सम्मिलित कर रहा था, यानी कि सिंपल से में कह सकते हैं कि पोरीफेरा संघ में सबसे पहले बहुकोशिकीय प्राणियों को इंक्लूड किया गया। उसके बाद पोरीफेरा से चलेंगे हम, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर हेमिकोडेटा, कोडेटा। ठीक है, तो मतलब कि पोरीफेरा से लेकर कोडेटा संघ के जितने भी सारे प्राणी हैं वो सभी क्या है अपने बहुकोशिकीय है। ठीक है, हमने पढ़ा था भाई कि संघ पोरीफेरा से लेकर संघ हेमिकोडेटा के जो सदस्य हैं ये सारे होते हैं नॉन कोडेट्स। नॉन कोडेट्स क्यों? क्योंकि इनमें नोटोकोड्स एब्सेंट होती है। ठीक है, और लास्ट में जो कोडेट्स है उनमें नोटोकोड मिलेगी। ठीक है, तो ये तो अपन बात करें कि जनरली अपन ने पढ़ा कि भाई जो अपनी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनके बेसिस पर जो अपने ऑर्गेनिज्म हैं उनके टाइप, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि
जैसे मैंने आपको एनिमल किंगडम में बताया था शरीर संगठन का स्तर, ठीक है। तो शरीर संगठन में जो हमने पढ़े थे कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूनिसेलर, सबसे पहले एक कोशिका बनी होगी, ठीक है, एक कोश के जीव बने, ये हमने पढ़ा है। एक कोश के जीव में के बाद में समान कोशिकाएं क्या हुई, जैसे कि काफी सारी कोशिकाओं ने एकत्रित होकर एक बहुकोशिकीय जीव का निर्माण किया, ठीक है। तो उसमें मिला हमको कोशिकीय संगठन का स्तर। अब इस कोशिकीय संगठन स्तर वाले जीव में क्या हुआ, उत्पत्ति में समान जो कोशिकाएं थी, ठीक है, वो एक जगह आई और उन्होंने टिश्यूज बनाए। अब बेसिकली अपन को पढ़ना तो यहां पर टिश्यूज के बारे में ही है, ठीक है। फिर फर्दर टिश्यूज ने मिलकर ऑर्गन्स बनाए, ऑर्गन सिस्टम बनाए और एट द लास्ट जो अपना एटलीस्ट लास्ट में ऑर्गेनिज्म बना लिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था जंतु जगत में कि भाई जो अपना कोशिकीय स्तर का संगठन है पोरीफेरा में मिलेगा, ऊतक स्तर का संगठन सिलेंटेटा टिनोफोरा में मिलेगा, प्लेटिहेल्मिन्थेस में मिलेगा अंग स्तर का, और एस्केल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा में मिलेगा अंग तंत्र का। लेकिन हमारा यहाँ पर बेसिकली बात है कि हमको यहाँ टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर सेकंड जो अपना है एनिमल टिश्यूज या जो अपने जंतु ऊतक है, ठीक है। देखो एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन है क्या, जंतु ऊतक की डेफिनेशन क्या है, तो हम बात करें जैसे मैंने आपको बताया कि उत्पत्ति में समान कोशिकाओं का समूह, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये कोशिकाएं हैं, सारी उत्पत्ति में समान है, ठीक है। तो उत्पत्ति में समान कोशिकाओं का समूह प्लस अंतर कोशिकीय पदार्थ या अधात्तरी, जो इनके मध्य में जो फ्लूइड भरा होता है वो, जब ये सभी मिलकर एक ही फंक्शन करते हैं तो ऐसी संरचना को कहते हैं हम ऊतक, ठीक है। ऐसी संरचना को क्या कहते हैं हम, ऊतक। यानी सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें, कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति हमेशा समान होगी। ये बात याद रखना आपको। सेल्स की ओरिजिन सेम टिश्यू की, यानी कि अपन किसी एक भी टिश्यू की बात करें तो उस टिश्यू की सारी जो कोशिकाएं हैं उनका सभी का जो ओरिजिन है, सभी की जो उत्पत्ति है वो होनी चाहिए समान। फिर भले ही चाहे उनकी संरचना और कार्य डिफरेंट हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति सदैव समान होती है तथा संरचना एवं कार्य समान या असमान हो सकते हैं। उत्पत्ति समान होनी चाहिए, संरचना और कार्य, कोशिकाओं का आकार आकृति ये डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, और कार्य भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उत्पत्ति समान होनी चाहिए ऊतक के लिए, ठीक है। तो ऊतक की डेफिनेशन समझ में आई आप लोगों को कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी ओरिजिन क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समान स्तर से वो क्या होने चाहिए, ओरिजिनेट होने चाहिए। जैसे कि अपन ने बात की 3 स्तर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। तो किसी एक स्तर से ओरिजिनेट होने वाली जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनके ग्रुप को हम कहेंगे टिश्यू, ठीक है। अब हम जनरली टिश्यू के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि भाई जो जंतु ऊतक शब्द है, एनिमल टिश्यू जो वर्ड है, ये किसने दिया था, ये दिया था अपना बाइचेट ने, ठीक है। ऊतकों का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ टिश्यूज, ये कहलाती है हिस्टोलॉजी या औतिकी, ठीक है। और जो हिस्टोलॉजी है इसका फादर किसे कहा जाता है, बाइचेट को, ठीक है। यानी कि जो अपना एनिमल टिश्यू वर्ड का एनिमल टिश्यू का जो शब्द है, ठीक है, या ऊतकों के लिए या एनिमल्स में टिश्यू के लिए जो शब्द प्रतिपादित किया था बाइचेट ने किया, और इसी ने इस पर स्टडी की, और ऊतकों की जो स्टडी है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, इसलिए हिस्टोलॉजी का जनक हुआ अपना बाइचेट, ठीक है। ऊतकों का जो सूक्ष्मदर्शी अध्ययन होता है, माइक्रोस्कोपिक जो स्टडी होती है ऊतकों की, उसे कहते हैं हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, इसके फादर है मार्सिलो मेलपी की, ठीक है। हिस्टोलॉजी शब्द प्रतिपादित किया मेयर ने, क्लियर है। ये अपना जनरल सा टिश्यूज के बारे में इंट्रोडक्शन है। अब बात करते हैं हम अपना थर्ड जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, यानी जंतु ऊतकों के प्रकार, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखो, कोशिकाओं की संरचना और कोशिकाओं द्वारा संपन्न जो कार्य हैं, ठीक है, कोशिकाओं की संरचना और कोशिकाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले जो कार्य हैं, इसके आधार पर जो ऊतक है अपने, उसको बेसिकली 4 प्रकारों में बांटा गया है।
चार प्रकार कौन कौन से? पहला है उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू, शॉर्ट में हम इसे ईटी बोलते हैं। दूसरा है अपना संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू, शॉर्ट में हम इसे सीटी बोलते हैं। और थर्ड है अपना पेशीय ऊतक या मस्कुलर टिश्यू, इसे हम शॉर्ट में एमटी बोलते हैं। और लास्ट में है अपना तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एनटी। ठीक है, ये शॉर्ट वाले जो नाम है ये हमें आगे काम आएंगे। ठीक है, देखो मेन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें इनके जनरल इंट्रोडक्शन की, तो जो उपकला ऊतक है इसका मेन काम क्या है? ये आवरण का निर्माण करेगा, अंगों का आवरण हो सकता है, शरीर का आवरण हो सकता है, साथ में ही ये आवरण सुरक्षा का काम करेगा और ये हमारे जो आवरण है यानी कि जो आस्तर्स है उनका निर्माण करेगा। इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों स्तर से होती है। ठीक है, वहीं बात करें हम संयोजी ऊतक की, तो संयोजी ऊतक है इसका मेन काम क्या है कि भाई जो अपने ऊतक या जो अंग है इनको आपस में कनेक्ट करके रखना। नाम से ही पता चल रहा है, संयोजी यानी जोड़ना यानी संयोजन करना, तो ये हमारे शरीर के ऊतकों या जो अंग है इनको कनेक्ट करके रखता है, जोड़े रखता है। ठीक है, इनकी आकृति व इनका जो अवलंबन है, ठीक है, आकृति और वो जो अवलंबन है, ठीक है, और साथ में ही ये क्या करते हैं? पदार्थों का परिवहन करते हैं और उत्पत्ति होती है इनकी मीजोडर्म से। ठीक है, वहीं बात करें हम पेशीय ऊतक की या मस्कुलर टिश्यू की, तो पेशीय ऊतक या जो मस्कुलर टिश्यू है ये मेन काम करता है हमारा गमन और संचलन में हेल्प। ठीक है, हम जो चलते हैं हमारे शरीर में सारी जो चलने फिरने की जो एक्टिविटी हो रही है मसल्स हेल्प कर रही है। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति होती है मीजोडर्म से। और लास्ट में बात करें हम तंत्रिका ऊतक की, तो तंत्रिका ऊतक का मेन काम क्या है? हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जो फंक्शंस है, इन पर कंट्रोल करना और बॉडी के काफ़ी सारे जो ऑर्गन्स है इनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाना यानी कि समन्वय बनाना। ठीक है भाई, जैसे सपोज दैट अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो जो तंत्रिकाएं हैं, ठीक है, यही तो मेरी मैं बात करूँ मेरे जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, जैसे मैं आपके सामने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा हाथ बार बार यहाँ जा रहा है, तो मेरा ब्रेन तंत्रिकाओं के थ्रू हाथ की जो मसल्स है इनको क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है, तभी तो जा रहा है। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो नियंत्रण हो गया, समन्वय, यानी कि मेरा हाथ और मेरा जो ब्रेन है और मेरा मुंह तीनों के मध्य एक कोऑर्डिनेशन बन रहा है। इसका मेन फंक्शन किया जा रहा है किसके द्वारा? तंत्रिकाओं के द्वारा, और इसकी उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म स्तर से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो जनरली हुआ अपना चारों प्रकार का ऊतक, उपकला, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका ऊतक। अब ये जो उपकला, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका ऊतक है, ठीक है, इनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो अपना है टिश्यू वो है एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक। जैसे कि हम बात करें कि भाई जो एपिथेलियल वर्ड है, इस एपिथेलियल वर्ड का मतलब होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एपी और थीलिया। एपी का मीन्स होता है अपोन यानी कि ऊपर, और थीलिया का मीन्स होता है ग्रो करने वाला, यानी ऐसा टिश्यू जो दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है उसे कहते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, यानी कि सिंपल से में बात करें तो दूसरे ऊतकों पर वृद्धि करने वाला जो टिश्यू है उसे कहते हैं हम सिंपल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अंग तंत्र व शरीर का ये आवरण बनाता है तथा आस्तर बनाता है। अंगों का आवरण बनाएगा, अंग तंत्रों का आवरण बनाएगा, शरीर का ये आवरण बनाएगा यानी कि आस्तर बनाएगा। ठीक है, इनकी जो कोशिकाएं हैं वो सघनता से सटी हुई रहती है। ठीक है, यानी कि इनमें जो इंटरसेल्युलर स्पेस है और जो आधात्री है वो अनुपस्थित होता है। यानी कि अब हम बात करते हैं, जैसे देखो भाई एपिथेलियल ऊपर ग्रो करने वाला, तो ये वाली जो अपनी लेयर है ये है उपकला ऊतक की। उपकला ऊतक की कोशिकाएं जिस लेयर पर ये बैठी रहती हैं या जिस लेयर पर ये उपस्थित होती है उसे कहते हैं हम बेसमेंट मेम्ब्रेन या जो अपनी आधारीय कला है, और इसके नीचे स्थित होता है संयोजी ऊतक। तो मतलब कि अपन बात करें तो ये संयोजी ऊतक पर स्थित है। वहीं बात करें ये अंग तंत्र, अंग और जो शरीर की जो आवरण है, जो आस्तर है, उनका निर्माण करता है। ये जो अपना टिश्यू है, इस टिश्यू में जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, सघनता से ये क्या होती है? व्यवस्थित होती है। अब सघनता से व्यवस्थित होंगी तो भैया इनके बीच में
ना तो कोई इंटरसेलुलर स्पेस होगा, ठीक है, और ना कोई मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पर आपको देखो दो कोशिकाओं के बीच में कोई जगह नहीं दिख रही, ना तो इंटरसेलुलर स्पेस है और ना ही इसमें आधात्री भरा है, ठीक है। तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस और जो आधात्री यानी कि मैट्रिक्स होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। अब देखो, अतः सेल्स को जब इंटरसेलुलर स्पेस और जो आधात्री है ये दोनों एब्सेंट होंगे ये दोनों एब्सेंट होंगे तो सेल्स को रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। भाई सेल्स के अंदर से होकर रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं तो जाएंगी नहीं, दो सेल्स के मध्य से होकर गुजर सकती हैं, तो यहां पर कोई जगह ही नहीं है। तो सेल्स में तो इस ऊतक में ना तो रक्त वाहिकाएं आएंगी और ना तंत्रिकाएं आ पाएंगी, ठीक है। इसलिए ये असंवहनीय ऊतक होता है, याद रखेगा ये असंवहनीय। पूछा भी गया है नीट में कि असंवहनीय ऊतक कौन सा है, ठीक है। इसके नीचे सदैव कनेक्टिव टिश्यू की पतली लेयर होती है। आ गई कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। जो एपिथेलियल टिश्यू है और जो कनेक्टिव टिश्यू है इनको जोड़ने वाली जो बीच की लेयर होती है उसे कहते हैं हम आधारीय कला या बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इनमें पुनरुद्भवन व विभाजन की जो क्षमता होती है वो होती है सर्वाधिक। इनमें पुनरुद्भवन और विभाजन की क्षमता सर्वाधिक होती है। जैसे हमारे कई बार चोट लग जाती है ना स्किन में तो वापस से रीजनरेट हो जाती है वो, ठीक है। इनमें जो मुक्त सतह है, ठीक है, या फिर अपन बात करें तो इनकी मुक्त सतह या तो शरीर द्रव के संपर्क में रहेगी या बाह्य वातावरण के संपर्क में रहेगी। जैसे बात करें स्किन है तो स्किन की मुक्त सतह बाह्य वातावरण के संपर्क में है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो कोई एक अंग है जिसका ये क्या बना रहा है, आस्तर बना रहा है, बाहर का आवरण बना रहा है, ठीक है, तो उस अंग के बाहर की तरफ शरीर द्रव होगा, तो यानी कि ये शरीर द्रव के कांटेक्ट में रहेगा। यानी कि अगर बॉडी में इंटरनली ऑर्गन्स की बात करें और ऑर्गन्स के बाह्य स्तर की बात करें जो प्रोटेक्ट करता है, जो एपिथेलियल टिश्यू से बनता है, तो वो जो बाह्य स्तर है वो शरीर द्रव के कांटेक्ट में रहेगा। अगर अपन बात करें स्किन के रेफरेंस में तो हमारे स्किन बाह्य वातावरण के संपर्क में रहेगी, ठीक है। पीसीटी स्मॉल इंटेस्टाइन के सूक्ष्म अंकुर अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। भाई पीसीटी जो हमारी छोटी आंत्र है और जो हमारे छोटी आंत्र के जो सूक्ष्म अंकुर हैं ये अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई जो एपिथेलियल टिश्यू है इसकी कोशिकाओं के मध्य संधियां। अब देखो जैसे हमने बात की कि भाई इसकी कोशिकाएं सघनता से पैक रहती हैं, कॉम्पैक्टली पैक रहती हैं। अब कॉम्पैक्टली पैक रहती है तो कोई तो ऐसी संरचनाएं होंगी जो दोनों कोशिकाओं को आपस में जोड़ रही होंगी। जैसे एक कोशिका ए एक कोशिका ए, कोई तो ऐसी संरचना है ना जो इन दोनों कोशिकाओं को जोड़ रही है। तो इन दोनों कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाली जो संरचना होती है उनको कहते हैं हम कोशिका संधि, ठीक है। और उपकला ऊतक में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं संधि हैं, ठीक है, वो है 4 प्रकार की। पहली है अपनी आसंजी संधि, एडेरिंग जंक्शन बोलते हैं जिसे। दूसरी है अपनी दृढ़ संधि, तीसरी है अपनी इंटरडिजिटेशन और चौथी है अपनी अंतराली संधि या गैप संधि भी बोलते हैं इसे, ठीक है। जैसे देखो ये जो अपनी आसंजी संधि है, ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है कि भाई दोनों जो समीपस्थ कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये पड़ोसी कोशिकाओं के जो कोशिका द्रव है उसको एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। मतलब कि एक कोशिका ये और एक कोशिका ये, तो ये इस प्रकार से संधि बनाती है कि दोनों कोशिकाओं का जो कोशिका द्रव्य है वो कांटेक्ट में रहे, यानी कि दोनों कोशिकाओं का जो कोशिका द्रव्य है उसको जोड़ने का काम करती है। जैसे बात करें अपन एग्जाम्पल के बेस पे जो स्तरित उपकला होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है। वहीं बात करें हम दूसरी संधि की, और दूसरी संधि अपनी दृढ़ संधि। दृढ़ संधि का मतलब क्या हो गया कि ये इस प्रकार से संधि बनाएगी दोनों कोशिकाओं के मध्य कि अगर दोनों कोशिकाओं के मध्य कुछ पदार्थों का आदान प्रदान यानी कि डायरेक्टली कुछ पदार्थ रिसावित होकर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा रही है तो उसको ये क्या कर देगी, रोक देगी। क्योंकि कोशिकाओं में पदार्थों के आदान प्रदान के लिए अलग से संधि होती है, ठीक है। तो ऊतक से रिसाव को ये रोकती है, यानी कि ये लीक प्रूफ होती है। एग्जाम्पल के बेस पे बात करें तो स्तंभाकार उपकला, ठीक है। नेक्स्ट जो संधि है अपने उसकी बात करें इंटरडिजिटेशन की, ठीक है, तो ये कोशिकाओं के मध्य सतही क्षेत्रफल में क्या करती है, वृद्धि। जैसे भैया
एक कोशिका तो अपन बात करें, एक कोशिका की ये झिल्ली हो गई और एक कोशिका की झिल्ली ये हो गई। अगर एक डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो सिर्फ इतना ही एरिया आ रहा है। अगर अपन बात करें इस तरह से, ये झिल्ली सेम लेंथ की है, लेकिन इस तरह से ये क्या हो गई, कुंडलित हो गई दोनों कोशिकाओं की। अगर इसकी लेंथ को अपन निकालेंगे तो इसकी लेंथ इससे ज़्यादा निकलेगी। तो मतलब ओवरऑल बात क्या कर रहे हैं हम कि भाई ये जो संधि है अपनी, वो कोशिकाओं के मध्य जो सतही क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि करती है। एग्जाम्पल जैसे अपनी ट्रांजिशनल एपिथेलियम यानी कि संक्रमण जो उपकला होती है, ठीक है। और लास्ट में है अपनी 4th नंबर की जो संधि, और 4th नंबर की संधि अपनी अंतराल संधि। अंतराल संधि जिसे हम बोलते हैं गैप जंक्शन, ठीक है। देखो ये जो संधि है कुछ इस प्रकार से होती है, यानी कि सिंपल से में बात करें, ये जो दोनों कोशिकाएं, दोनों कोशिकाओं की जो झिल्ली है, इनके मध्य गैप यानी चैनल्स रहेंगे, जिन चैनल्स के थ्रू जो पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आ जा सकते हैं, ठीक है। तो इस संधि में आयनों, छोटे अणु और कभी कभी बड़े अणुओं के तुरंत स्थानांतरण में ये सहायक होती है। यानी कि ये कोशिकाएं आयनों, छोटे अणु और कभी कभी बड़े अणुओं का भी स्थानांतरण करती है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में। कोशिकाओं के संचार को ये सुगम बनाती है, यानी कि दो कोशिकाएं हैं और दोनों कोशिकाओं के मध्य कम्युनिकेशन को ये क्या बनाती है, सुगम बनाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो यह कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ मस्कुलर टिश्यू में भी उपस्थित होती है, यानी कि संयोजी ऊतक के साथ साथ ये पेशीय ऊतक में भी पाई जाती है ये संधि, ठीक है। ये तो हुई अपनी 4 प्रकार की कोशिकाएं संधि, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे हम उपकला ऊतक के प्रकार की, भाई जो उपकला ऊतक हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। वैसे अपन बात करें तो जो उपकला ऊतक है, ठीक है, इसको बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। बेसिकली 2 भाग कौन कौन से हो गए? एक तो अपनी सरल उपकला जिसे हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। वहीं बात करें दूसरा टाइप है इसका संयुक्त उपकला यानी कि कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। देखो जो अपनी सरल उपकला है, ठीक है, सरल उपकला का सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि ऐसी उपकला जो सिर्फ कोशिकाओं के एक लेयर से बन रही है, ये बनेगी सिर्फ कोशिकाओं के एक स्तर से। अब वो कोशिकाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, ये हो गई सिंपल उपकला। वहीं बात करें संयुक्त उपकला तो कोशिकाओं के 2 या 2 से अधिक स्तरों से ये होता है निर्मित। जैसे एक स्तर ये हो गया, एक स्तर ये हो गया, तो ये हो गया अपना संयुक्त उपकला, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अपनी जो सरल उपकला है, जो सिंपल उपकला है, ठीक है, कोशिकाओं के स्तर के बेसिस पर, ठीक है, ये सरल उपकला हो गई क्योंकि यहाँ जो इसका निर्माण हो रहा है कोशिकाओं के एक स्तर से ही हो रहा है। अब बात करें कि भाई कोशिकाओं के एक स्तर से इसका निर्माण हो रहा है, इसमें किस प्रकार की कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो कोशिकाओं की जो आकार, आकृति, जो संरचना है उसके आधार पर जो अपनी सरल उपकला है, ठीक है, इस सरल उपकला को बेसिकली 4 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। लेकिन साथ में ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो ग्रंथिल उपकला है उसको भी पढ़ के चलते हैं, ठीक है। बेसिकली 4 प्रकार कौन कौन से? पहला है शल्की, दूसरा है घनाकार, तीसरा है स्तंभाकार और चौथा है पक्षमाभी स्तंभाकार, ठीक है। देखो सरल शल्की उपकला फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं, और सरल शल्की उपकला का मतलब सिंपल सा होता है कि ऐसा उपकला ऊतक जिसकी कोशिकाएं शल्क के समान हो। इसे फुटपाथ उपकला भी बोलते हैं, पेवमेंट उपकला भी बोलते हैं, ठीक है। फुटपाथ उपकला, पेवमेंट उपकला बोलते हैं। देखो भैया शल्क देखे ना आप लोगों ने, तो शल्क के समान की कोशिकाएं होती हैं ये, ठीक है। कोशिकाएं, ठीक है, कोशिकाओं के एक लेयर से बनी होती है।
फुटपाथ उपकला क्यों बोलते हैं? तो जैसे आपने रोड टाइल्स देखी है ना, जो फुटपाथ पे बिछी हुई होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, तो इस प्रकार से ये दिखाई देती है, इसलिए हम इसे सल्की उपकला तो बोलते हैं, साथ में बोलते हैं फुटपाथ उपकला। फुटपाथ, अरे यार, उपकला। ठीक है। इस ऊतक की कोशिकाएं चपटी होंगी, अनियमित आकार की होंगी या अनियमित सीमाओं की कोशिकाएं होंगी। भैया चपटी हो गई, अनियमित आकार यानी कि किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है। और इनमें जो केंद्रक होता है वो हमेशा कोशिकाओं के मध्य उपस्थित होगा। इनमें केंद्रक हमेशा कोशिकाओं के मध्य उपस्थित होगा। इनका मेन काम होता है विसरण करना। ठीक है, पदार्थों को विसरित करती है। अब बात करते हैं ये कहाँ कहाँ पाई जाएंगी। जैसे देखो, ये बोमेन संपुट में पाई जाती है, नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है। फुफ्फुसों की जो कूपिकाएं होती हैं, जो लंग्स की एल्वियोली होती है, ठीक है, जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, उसमें मिलेंगी। और रक्त वाहिनियों की जो भित्ति होती है, ठीक है, उसमें ये पाई जाएंगी। ठीक है। तो सिंपल सा एग्जांपल जैसे कि आपको बताऊं इसका मैं, आप लोगों ने श्वसन तंत्र पढ़ा है, और श्वसन तंत्र में आप लोगों ने जनरली पढ़ा है कि भाई जो हमारी कूपी की भित्ति होती है, इस कूपी की भित्ति के ऊपर केशिकाएं पाई जाती है, रक्त केशिकाएं, और कूपी के भित्ति और रक्त केशिकाएं दोनों के मध्य में पाई जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। तो जो रक्त केशिकाएं हैं ये भी अपनी सल के स्तर की बनी होंगी, कूपिकाएं भित्ति हैं ये भी सल के स्तर की बनी होंगी, और दोनों के मध्य मैंने बताया आपको विसरण का कार्य होता है, तो गैसों का विसरण हो रहा है। ठीक है। सेकंड जो टाइप है अपना वो है सरल घनाकार उपकला। सरल घनाकार उपकला मतलब क्या होगा भैया, ये जो ऊतक है, इस ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो होंगी घन के आकार की, घन के आकार की कोशिकाएं होंगी। तो यहां पर कोशिकाओं के प्रकार क्या हो गया, घनाकार कोशिकाएं होंगी। इनका जो केंद्रक है वो भी मध्य में स्थित होगा, जैसे सल्की उपकला में था। ठीक है। फंक्शन की बात करें तो ये श्रावण तथा अवशोषण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? श्रावण तथा अवशोषण का। अब बात करें कहां कहां पर पाए जा सकते हैं ये, तो देखो वृक्क के जो नलिकाकार भाग हैं, जैसे कि बात करें पीसीटी, पीसीटी जो अपना नेफ्रॉन है, ठीक है, उसका पहला कुंडलित भाग है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। और सबसे अधिक अवशोषण इसी भाग में होता है, और वहां पे आपने पढ़ा है कि भाई जो पीसीटी की जो आंतरिक स्तर है वो अपनी घनाकार उपकलाओं से बना होता है। इस तरह से अपनी पीसीटी होती है ना, तो इस तरह से इसका घनाकार कोशिकाओं से इसका आंतरिक स्तर बना होता है। ठीक है। उसके अलावा ग्रंथियों की जो वाहिनियां होती हैं, ठीक है, जो हमारी ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं, ग्रंथियों की वाहिनिकाएं, उसमें भी यही ऊतक पाया जाता है। ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी घनाकार उपकला की। अब बात करते हैं हम सरल स्तंभाकार उपकला की। जैसे हम पढ़ रहे हैं कि भाई सल की उपकला में शल्क के आकार की कोशिकाएं या चपटी अनियमित आकार की कोशिकाएं होती है, घनाकार में घन के आकार की कोशिकाएं होती है, ठीक उसी तरह से सरल स्तंभाकार में स्तंभ के आकार की कोशिका होती है। ठीक है। मजे वाली बात यह है कि सारी एक लेयर की होंगी क्योंकि सरल है। ठीक है। तो इसमें कोशिकाएं मिलेंगी स्तंभ के आकार की, जैसे ये अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये अपनी पिलर जैसी कोशिकाएं मिलेंगी, स्तंभ के आकार की कोशिकाएं मिलेंगी। बात करें सेकंड, जैसे अपना सरल सल की उपकला और घनाकार उपकला है, इसका केंद्रक कोशिकाओं के मध्य में स्थित था, तो भाई जो अपनी स्तंभाकार जो अपनी उपकला है इसका केंद्रक स्थित होगा अपना आधारीय भाग में। ठीक है। वही बात करें हम, जैसे इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन भी जैसे कि श्रावण और अवशोषण में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट बात करें हम कहाँ पाया जाएगा, तो ये आमाशय और आंत्र में पाया जाता है। आमाशय और आंत्र में मिलता है, श्रावण अवशोषण में भूमिका निभा रहा है। ठीक है। आंत्र में जैसे कि जो कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई नहीं, जो अपनी इंटेस्टाइनल विलाई होती है, आंतरीय विलाई होती है, ठीक है, उसमें। ठीक है। अगला जो इसका टाइप है वो है अपना पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला। ठीक है। पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला, तो ये जो ऊतक है इसकी कोशिकाएं घनाकार अथवा स्तंभाकार हो सकती हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, इनमें जो केंद्रक होता है
वो मध्य में अथवा आधारीय भाग में स्थित हो सकता है। मध्य में तो घनाकार में हो जाएगा, आधारीय भाग में किस में हो जाएगा, स्तंभाकार में। ठीक है, या फिर आप इसको पक्षमाभी स्तंभाकार ना करके इसका नाम लिख सकते हो पक्षमाभी उपकला। ठीक है, ये ठीक रहेगा। पक्षमाभी उपकला। ठीक है, पक्षमाभी उपकला में कोशिकाओं की संरचना के आधार पर ये दो प्रकार के हो सकते हैं, घनाकार या स्तंभाकार। ठीक है, घनाकार में केंद्रक मध्य में होगा, स्तंभाकार में केंद्रक आधारीय भाग में होगा। ठीक है, काम क्या होगा, तो ये कणों और जो म्यूकस है उसको एक विशिष्ट डायरेक्शन में क्या करेंगी, फ्लो करवाएंगी। ठीक है, बात करें कहाँ उपस्थित होती है, तो श्वसनिकाओं और अंडवाहिनियों में उपस्थित होता है। जैसे जब आप हमारी जो श्वसनिका होती है, ठीक है, या श्वासनाल जो हमारी होती है, इसकी आंतरिक जो स्तर होता है इसमें म्यूकस कोशिकाएं होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही हमारी श्वासनाल में कोई डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं तो वो म्यूकस क्या करती है, वो जो श्लेष्मा क्या करती है, उनको ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है। ठीक है, और इस झिल्ली में या इसमें उपस्थित ये जो छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं, जैसे सपोज दैट ठीक है, जैसे सपोज दैट ये स्तंभाकार पक्षमाभी उपकला है अपनी, ये कोशिका है, ये इसके ऊपर सीलिया होते हैं। तो ये सीलिया क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल आकर ये इनमें फंसता है तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब जैसे ही हमारी श्वासनाल में कोई मिट्टी धूल के कण गए, ठीक है, तो ये श्लेष्मा में चिपक जाते हैं, और ये जो हमारे पक्षमाभ हैं इनको हमारे मुख की तरफ क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं। ठीक है, तो ये एक दिशीय क्या दर्शाते हैं, इनका फ्लो करवाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, श्वसनिकाओं और अंडवाहिनियों में। ठीक है, तो ये तो बेसिकली अपने चार प्रकार के हो गए सरल उपकला ऊतक। ठीक है, मैंने आपको बताया कि यही हम साथ में पढ़ते हुए चलेंगे ग्रंथिल ऊतकों के बारे में। ठीक है, ये जो ग्रंथिल ऊतक है ये घनाकार अथवा स्तंभाकार कोशिकाओं से बने होते हैं। इनका जो केंद्रक है वो मध्य या आधारीय भाग में स्थित होता है। मेन फंक्शन की बात करें तो ये श्रावण और विशिष्ट, श्रावण के लिए क्या होती है, ये विशिष्टीकृत, मतलब कि ग्रंथिल है तो ये पदार्थों का श्रावण करेंगी, तो श्रावण के लिए होते हैं विशिष्टीकृत। जैसे कि एग्जाम्पल तो काफ़ी सारी ग्रंथियां हैं, अपन बात करें जैसे कि हमारी लार ग्रंथियां होती है, ठीक है, जिनमें लार का निर्माण होता है, यानी कि सिंपल से में कह सके कि लार को स्रावित करती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ग्रंथियों के प्रकार। ठीक है, हाँ ग्रंथि कहाँ गई, चलो ग्रंथि को हम बाद में पढ़ लेंगे। अब हम बात करते हैं संयुक्त उपकला की। जैसे हमने सरल उपकला की बात की थी कि भाई एक ही लेयर से बन रही थी, अब बात है संयुक्त उपकला की। तो संयुक्त उपकला दो या दो से अधिक लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, संयुक्त उपकला दो या दो से अधिक कोशिकीय स्तर से निर्मित होती है। ठीक है, फंक्शन क्या है इनका, ये श्रावण और अवशोषण में सीमित भूमिका निभाती है, और ये यांत्रिक और रासायनिक जो प्रतिबल है उनसे क्या करती है, सुरक्षा करती है। ठीक है, यांत्रिक और रासायनिक जो प्रतिबल है उससे क्या करती है, हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। अब हम बात करें भाई जो हमारा संयुक्त उपकला है, ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, एक स्तरित और दूसरा संक्रमण या यूरोथीलियम। संक्रमण या यूरोथीलियम है, ठीक है, इसकी कोशिकाएं प्रसार होती है, एक्सटेंसिबल होती है। ठीक है, इसकी जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, उसकी जो ऊपरी लेयर की जो सेल्स है, यानी कि इसकी जो स्तर है उसकी ऊपरी स्तर की कोशिकाएं होंगी अंडाकार कोशिकाएं। ठीक है, स्ट्रेच होने के कारण, खिंचाव के कारण सारी जो सेल्स हैं वो ओवल शेप की हो जाती है, अंडाकार हो जाती है खिंचाव के कारण। जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इस डायग्राम के ऊपर वाली जो लेयर है उसकी सारी कोशिकाएं आपको दिख रही है अंडाकार।
अगर हम इस टिश्यू को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो ये सारी जो कोशिकाएं हैं, ये सारी कोशिकाएं भी किस शेप में आ जाती हैं? अंडाकार में। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये उपस्थित होती है मूत्राशय में, पेल्विस में, मूत्रवाहिनी में, मूत्र मार्ग के ऊपरी भाग में। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपनी संक्रमण उपकला की। अब हम चलते हैं जो अपना दूसरा प्रकार है, स्तरित यानी कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है भैया, ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ठीक है, इसको भी फिर कोशिकाओं की संरचना के आधार पर 3 प्रकार में विभाजित किया है। पहला है शल्की, दूसरा है घनाकार और तीसरा है स्तंभाकार। यानी कि संयुक्त शल्की उपकला, संयुक्त घनाकार उपकला और संयुक्त स्तंभाकार उपकला। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई ये जो हमारी संयुक्त शल्की उपकला है, ठीक है, इस संयुक्त शल्की उपकला की कोशिकाओं में केराटिन प्रोटीन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के बेसिस पर ये 2 प्रकार की होती है, एक केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम और नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। यानी कि केराटिन युक्त शल्की उपकला और केराटिन विहीन शल्की उपकला। ठीक है, केराटिन युक्त शल्की उपकला कहाँ कहाँ पाई जाएगी? जैसे जानवरों के जो सींग होते हैं ना, गाय भैंसों के जो सींग देखे आप लोगों ने, उनके खुर होते हैं। ठीक है, खुर मतलब पैर में नीचे जैसे हमारे तलवा होता है ना, तो उनके खुर होते हैं। बालों में हमारे बाल, नाखून, शल्क, त्वचा की जो शुष्क सतह होती है, इन सभी जो स्थान है इस पर पाई जाती है केराटिन युक्त शल्की उपकला। ठीक है, कुछ इस प्रकार की ये दिखाई देती है, जैसे कि ये डायग्राम है अपना स्किन की जो एपिडर्मिस है उसका। वही हम बात करें नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम की, केराटिन विहीन शल्की उपकला की, तो ये पाई जाएगी जैसे मुख गुहा की जो नम सतह होती है हमारे अंदर, जो हमारा माउथ होता है इसकी अंदर वाली जो लेयर है, लार ग्रंथियों में पाई जाएगी, ग्रसनी में पाई जाएगी, योनि में पाई जाएगी, ग्रीवा में पाई जाएगी, जो एनल कैनाल है, गुदा नाल है उसमें पाई जाएगी, गुदा में पाई जाएगी, और हमारा जो वोकल कॉर्ड है, स्वर यंत्र है, इसमें पाई जाएगी। ठीक है, ये अपना नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम का डायग्राम है, और ये अपने जो ग्रास नाल है, ठीक है, उसमें भी उपस्थित होता है। कुछ इस प्रकार का ये दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर मेन फंक्शन, यहाँ पर मेन बात करें तो केराटिन प्रोटीन के जमाव के कारण इनको 2 प्रकार में विभाजित किया है, जिसमें जिन कोशिकाओं में केराटिन प्रोटीन जमा हो रही है तो केराटिन युक्त हो गई, जिनमें नहीं हो रही तो केराटिन विहीन हो गई। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी संयुक्त शल्की उपकला की। अब चलते हम, या फिर अपन बात करें स्तरित शल्की उपकला या स्तरित घनाकार उपकला। ठीक है, स्तरित घनाकार उपकला है, ठीक है, ये बेसिकली कहाँ कहाँ पाई जाएगी? जैसे कि स्तन ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियों की जो श्रावी नलिकाएं हैं उनमें, रेटिना, नेत्र गोलक का जो मध्य स्तर है उसमें। यानी कि यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं सारी किस प्रकार की होंगी? घनाकार की, और वही 2 या 2 से अधिक स्तर होंगे इसमें, इस तरह से। ठीक है, स्तन ग्रंथियों, लार ग्रंथियों की श्राविक नलिकाएं, रेटिना, नेत्र गोलक का मध्य स्तर है उसमें ये उपस्थित होती है। वहीं अपन बात करें स्तरित स्तंभाकार उपकला की या संयुक्त स्तंभाकार उपकला की, तो स्तरित स्तंभाकार जो उपकला है, ठीक है, ये जैसे कि बात करें कहाँ पाई जाएगी? एपेंडाइमल कोशिकाएं यानी ब्रेन में पाई जाती है हमारे। मेरुरज्जु का जो केंद्रीय नलिका है उसका जो आस्तर है, केंद्रीय नाल होती है मेरुरज्जु की, इसको अंदर से आस्तित करने वाली लेयर में ये उपस्थित होती है। ठीक है, बस सिर्फ फर्क क्या है, जैसे सरल में अपन क्या कर रहे थे, सिंगल लेयर लेकर चल रहे थे, ठीक है, लोकेशन अलग थी उनकी। यहाँ पर क्या हो गया, जो स्तंभाकार कोशिकाएं हैं, ठीक है, इन स्तंभाकार कोशिकाओं की स्तर बढ़ गए बस, और इनका लोकेशन चेंज हो गया, यानी कि उपस्थित होने की जगह चेंज हो गई। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ये दिखाई देता है। क्लियर है यहाँ तक?
तो ये तो बात हुई हमारी जो संयुक्त उपकला थी उसकी। ठीक है, अब हम फर्दर चलते हैं। जो ग्रंथिलूतक मैंने छोड़ा था कि इसको हम बाद में पढ़ते हैं, तो ग्रंथिलूतक के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रंथिलूतक में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ग्रंथियों के प्रकार। ठीक है, तो देखो पहला जो आधार है वो है कोशिकाओं की जो संख्या है उसके आधार पर। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जो ग्रंथियां होती हैं दो प्रकार की होती है, एक होती है एक कोशिकीय और दूसरी होती है बहुकोशिकीय। यानी कि ऐसी कोशिकाएं ऐसी ग्रंथियां जो एक कोशिका से बनी होती है एक कोशिकीय ग्रंथि कहलाती है, और जो अनेक सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है बहुकोशिकीय ग्रंथि कहलाती है। जैसे एग्जांपल बात करें, हमारी जो म्यूकस सेल्स होती हैं, म्यूकस जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि जो श्लेष्म कोशिकाएं या श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। और बहुकोशिकीय में बात करें तो लार ग्रंथियां हो गई जो लार का स्रावन करती है। ठीक है, ये एक कोशिका म्यूकस कोशिका सिंगल ऐसी होती है जो म्यूकस का स्रावन करती रहती है। बहुकोश की जो ग्रंथियां हैं काफ़ी सारी कोशिकाओं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और कुछ इस प्रकार की ये दिखाई देती है। ठीक है, तो पहला जो आधार है वर्गीकरण का इनका वो है कोशिकाओं की संख्या। दूसरा आधार है स्रावन को स्रावित करने की जो विधि है उसके आधार पर। स्रावन को स्रावित करने की विधि का मतलब क्या हो गया? ठीक है, देखो कि अपना जो ये स्राव बना रही है, यानी कि अपना ये जो पदार्थ बना रही है उसको कहाँ स्रावित कर रही है, उसके आधार पर होती है दो प्रकार की, बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी या अंतःस्रावी ग्रंथियां मतलब कि ये बहिस्रावी ग्रंथि देखो किसे कहते हैं, तो ऐसी ग्रंथि जो अपने पदार्थों को, ठीक है, या तो किसी ऑर्गन सतह पर, ठीक है, या अपन बात करें तो किसी ऑर्गन सतह या बाहर, ठीक है, नलिकाओं के माध्यम से स्रावित करती है। जैसे लार ग्रंथि हमने पढ़ी थी। ठीक है, 3 लार ग्रंथि होती है हमारी, और वो तीनों लार ग्रंथि जैसे कि बात करें ये हमारी कर्णपूर्व लार ग्रंथि होती है इधर। ठीक है, यहाँ पर लार बन रहा है और स्रावित कहाँ पर हो रहा है? हमारा मुंह में। तो यहाँ से जो लार जा रही है ना वो नलिका के माध्यम से जा रही है, इसलिए हम इसे नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं। स्रावों को ये कहाँ पर स्रावित करती है? सतह पर, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, जैसे श्लेष्म ग्रंथि हो गई, लार ग्रंथि हो गई, ईयरवैक्स ग्रंथि हो गई, ठीक है, जो अपनी ऑयल ग्लैंड्स हो गई, जो हमारी दुग्ध ग्रंथियां हो गई, जो हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम को स्रावित करने वाली ग्रंथियां हो गई। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार की दिखाई देती हैं। ठीक है, वहीं अपन बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो वो ग्रंथि होती है जो अपने स्राव को डायरेक्ट रक्त में छोड़ती है, अपने स्राव को डायरेक्ट रक्त में छोड़ती है। यानी कि सपोज दैट भाई ये ग्रंथि है ना, तो रक्त वाहिनी इसके यहाँ से गुजर रही होगी तो अपने स्राव को डायरेक्ट इसमें छोड़ देगी। तो इनको अपने स्राव को स्रावित करने के लिए किसी नलिका की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं नलिकाविहीन ग्रंथियाँ। ठीक है, ये स्राव को सीधे जो अपना रक्त है उसमें स्रावित करती है। जैसे हॉर्मोन्स बना, हमारे जो शरीर में हॉर्मोन्स बन रहे हैं, सारे हॉर्मोन्स इसी तरह से स्रावित होते हैं। तो इस तरह कोशिकाओं की संख्या के आधार पर कोशिकाएं होती है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, और स्राव को स्रावित करने के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, बहिस्रावी और अंतःस्रावी, यानी कि नलिकायुक्त कोशिका और नलिकायुक्त ग्रंथि और नलिकाविहीन ग्रंथि। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो हुआ अपना उपकला ऊतक। अब चलते हैं हम दूसरा संयोजी ऊतक। देखो संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इसका मेन फंक्शन क्या है कि हमारे शरीर के जो ऊतक या जो अंग है इनको जोड़कर रखेगा। संयोजी संयोजन करने वाला, जोड़ने वाला। ये हमारे शरीर में बहुतायत में मिलता है एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है। ठीक है, काफी अधिक मात्रा में मिलता है और ऑलमोस्ट हमारे शरीर के हर भाग में ये मिल जाएगा। इसका काम अन्य अंगों तथा ऊतकों को एक दूसरे से जोड़ना तथा आलम्बन प्रदान करना। एक दूसरे से जोड़ने का काम या सपोर्ट प्रदान करने का काम। आलम्बन मतलब सपोर्ट प्रदान करना। ठीक है, संयोजी ऊतक के संगठक यानी संयोजी ऊतक का निर्माण किस किस से होता है? तो देखो संयोजी ऊतक में सम्मिलित होता है आधात्र यानी मैट्रिक्स, जिसे हम आधारीय पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, और ये रूपांतरित पॉलीसेकेराइड से बना होता है। ठीक है, दूसरा होता है अंतरकोशिकीय पदार्थ, कोशिकाओं के मध्य का पदार्थ।
थर्ड है कोशिकाएं, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट हो गई, मैक्रोफेज हो गई, एडिपोसाइट्स हो गई, मास्ट कोशिकाएं हो गई। और इसके अलावा इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, तंतु प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं निर्मित करती है, जैसे कोलेजन तंतु हो गया, इलास्टिन तंतु हो गए, ठीक है। ये तंतु क्या करते हैं, इन ऊतकों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, शक्ति प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रत्यास्थता करते हैं, और साथ ही साथ में लचीलापन भी ये प्रदान करते हैं। यानी कि ओवरऑल व्यू की अपन बात करें, ठीक है, तो आधात्री यानी कि मैट्रिक्स, अंतरकोशिकीय पदार्थ, डिफरेंट टाइप की सेल्स और कोलेजन और इलास्टिन तंतु, ये सभी मिलकर बनाते हैं संयोजी ऊतक, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं कि संयोजी ऊतक में ये सारी संरचनाएं उपस्थित हो सकती, ठीक है। अब देखो, जो संयोजी ऊतक है, ठीक है, ये भी होता है अपना 3 प्रकार का। पहला जो प्रकार है वो अपना शिथिल या ढीला संयोजी ऊतक या लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है अपना सघन यानी कि कॉम्पैक्ट, और तीसरा है अपना विशिष्टीकृत यानी स्पेशलाइज्ड। ठीक है, जो अपना ढीला संयोजी ऊतक है, शिथिल संयोजी ऊतक है, फर्दर इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक है वायवीय, दूसरा है वसीय। वायवीय को बोलते हैं हम एरियोलर, दूसरा है एडिपोस, तीसरा है अपना कॉम्पैक्ट या इसे हम कह सकते हैं डेंस, डेंस रेगुलर, और दूसरा है डेंस इरेगुलर। ठीक है, और तो विशिष्टीकृत जो संयोजी ऊतक है ये अपना होता है 3 प्रकार का, उपास्थि, अस्थि और रक्त। ठीक है, यहाँ पर हम इन्हें बेसिकली यानी कि बेसिक इनका जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ेंगे, डिटेल से हम इसे जो इनके अलग अलग चैप्टर है, जैसे उपास्थि अस्थि वाला गमन संचलन में पढ़ेंगे और रक्त वाला हम पढ़ेंगे हमारे परिसंचरण तंत्र में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्दर जो अपना शिथिल संयोजी ऊतक है, ठीक है, इसके बारे में। जैसे हमने बात की जो ढीला संयोजी ऊतक होता है उसमें जो अपनी सेल्स थी, जो अपने फाइबर्स थे और जो सेल्स और फाइबर्स थे ये सारे उस मैट्रिक्स में ढीले रूप से व्यवस्थित थे। वहीं अगर अपन बात करें, ठीक है, शिथिल संयोजी ऊतक में कि कोशिकाएं एवं तंतु ढीले रूप से व्यवस्थित थे, जस्ट मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो अपना ऊतक है, ठीक है, इसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला अपना वायवीय ऊतक और दूसरा अपना वसीय ऊतक। ठीक है, जो अपना वायवीय ऊतक है, ठीक है, इसमें जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं हैं जो फाइबर्स का निर्माण करती है, कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स का, वो मैक्रोफेज, वृहद वक्षाणु कोशिकाएं, मास्ट कोशिकाएं आदि ये जो कोशिकाएं हैं ये उपस्थित रहती हैं। ठीक है, ये जो अपना वायवीय ऊतक है ये उपकला जो ऊतक है उसके लिए आधारीय ढांचे का कार्य करता है। जैसे मैंने आपको बताया था उपकला ऊतक में कि भाई देखो ये तो ऊपर की उपकला कोशिकाएं थी, ठीक है, और इसके नीचे ये अपनी आधारीय झिल्ली थी। ठीक है, और आधारीय झिल्ली के नीचे इस प्रकार से उपस्थित था ये संयोजी ऊतक। तो ये जो संयोजी ऊतक है ना ये वायवीय ऊतक ही था। तो मतलब ये वायवीय ऊतक क्या कर रहा है, उपकला ऊतक के लिए आधारीय ढांचे का काम कर रहा है और ये त्वचा के नीचे उपस्थित होता है। ठीक है, जैसे देखो इसमें ये मैक्रोफेज कोशिकाएं होती है, वृहद वक्षाणु कोशिका जिसे बोलते हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिका है जो कोलेजन फाइबर्स का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, और ये अपनी मास्ट कोशिकाएं है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अपना वायवीय ऊतक है इसमें अरेंज होती हैं ये सारी कोशिकाएं, या इस प्रकार से वायवीय ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है, अब फर्दर फिर हम शुरू करते हैं वसीय ऊतक। ठीक है बच्चों, वसीय ऊतक में एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होती है। ये जो एडिपोज कोशिकाएं हैं ये वसा का संग्रहण करती है। ठीक है, और वसा का संग्रहण करने के साथ साथ में ये जो ऊतक है ये हमारा मुख्यतः त्वचा के नीचे उपस्थित होता है।
जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई ऐसे पदार्थ, ठीक है, जो हमारी बॉडी में प्रयुक्त नहीं होते, भोज्य पदार्थ, ठीक है, आवश्यकता से अधिक जब हम खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में जब ये प्रयुक्त नहीं होते हैं तो वो कहाँ स्टोर हो जाते हैं, इन एडिपोज टिश्यूज में। इनमें एडिपोज सेल्स पाई जाती हैं जो वसा का करती है संग्रहण, ठीक है। तो ये तो हुई बात। अब फर्दर चलते हैं अपन अपने सघन संयोजी ऊतक पर। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो अपना शिथिल संयोजी ऊतक था उसमें जो हमारे फाइबर्स थे, इलास्टिन कोलेजन फाइबर्स थे, और जो सेल्स थी वो सारे लूजली अरेंज थे। सघन संयोजी ऊतक में ये सेल्स और ये जो फाइबर्स हैं ये सघनता से व्यवस्थित होंगे, ठीक है, आधात्री में मैट्रिक्स में दृढ़तापूर्वक जुड़े होंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे तंतु है जो फाइब्रोब्लास्ट से बनते हैं अपने इलास्टिन कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, इलास्टिन कोलेजन फाइबर्स और जो सेल्स है इनकी व्यवस्था के आधार पर जो हमारा ये ऊतक है ये होता है दो प्रकार का, या इसे फर्दर दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है अपना सघन नियमित संयोजी ऊतक और दूसरा है अपना सघन अनियमित संयोजी ऊतक, यानी कि इसको बोलते हैं हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और उसे बोलते हैं हम डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि ये जो अपना ऊतक है सघन नियमित जो संयोजी ऊतक है, इसमें जो हमारे फाइब्रोब्लास्ट से बनने वाले जो तंतु हैं इलास्टिन कोलेजन और जो सेल्स है वो एक नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होंगे, ठीक है। तो देखो कोलेजन तंतुओं के समानांतर जो समूह है जिनके मध्य फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है वो उपस्थित होती है, ये कोलेजन तंतुओं के समानांतर समूह है, ठीक है, समानांतर क्रम में व्यवस्थित है ये कोलेजन और इलास्टिन, और इनके बीच में ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी उपस्थित है। एग्जाम्पल जैसे कि कंडरा, ठीक है, जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ने के काम आता है, और दूसरा स्नायु जो अस्थियों को अस्थि से जोड़ने के काम आता है, ठीक है। वहीं बात करें हम सघन अनियमित संयोजी ऊतक की, तो जो सघन अनियमित संयोजी ऊतक है इसमें फाइब्रोब्लास्ट और जो तंतु कोशिकाएं हैं, यानी कि जो तंतु कोशिकाएं क्या, फाइब्रोब्लास्ट और जो तंतु है यानी कि जो फाइबर्स है हमारे कोलेजन, ठीक है, ये इरेगुलर व्यवस्था में या इरेगुलर क्रम में ये अरेंज होते हैं। यानी कि जैसे देखो ये कोलेजन तंतु व्यवस्थित है, ये अपनी फाइब्रोब्लास्ट है, यानी कि कोई विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था नहीं है, जैसे कि हमारा सघन नियमित संयोजी ऊतक में था कि भाई समानांतर क्रम में व्यवस्थित थे। यहाँ पर ये अपन कह सकते हैं कि बिना किसी व्यवस्था के अरेंज रहते हैं, उल्टे सीधे पड़े रहते हैं, ठीक है, या अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं जैसे कि हमारी त्वचा में, ठीक है। तो ये हुए हमारे जो सघन नियमित संयोजी जो हमारा डेंस संयोजी ऊतक है, सघन संयोजी ऊतक, ठीक है, उसके दोनों प्रकार। अब हम चलते हैं इसके थर्ड प्रकार पर, और थर्ड प्रकार है अपना विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक, यानी कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है तीन प्रकार का। पहला है उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, दूसरा है अस्थि यानी कि बोन्स, और तीसरा है तरल संयोजी ऊतक यानी कि ब्लड, ठीक है। अब देखो उपास्थि अस्थि ब्लड, ठीक है, यहाँ पर हम इनका सिर्फ बेसिक टाइप पढ़ेंगे, इनको डिटेल से पढ़ेंगे हम। जैसे उपास्थि अस्थि है इसको गमन और संचलन वाले पार्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और जो अपना ब्लड है यानी कि जो तरल संयोजी ऊतक है इसे हम हमारे परिसंचरण वाले पार्ट में पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। जैसे हम बात करें कि उपास्थि की, ठीक है, तो ये ठोस और नमनशील आधात्री इनमें उपस्थित होता है, यानी कि जो उपास्थि का जो मैट्रिक्स होता है ठोस होता है और लचीला होता है। जैसे हमारा ये जो कर्ण पल्लव है उपास्थि से बना होता है, अब इसका जो आधात्री ठोस है और लचीला है तो आप इसे किसी भी तरह से घुमा सकते हो, ठीक है। स्कूल टाइम में जो सर थे वो कान ऐंठते थे ना, मरोड़ते थे ना कान, तो ये जो हमारा कर्ण पल्लव है ये क्यों ट्विस्ट हो रहा है, इसमें क्यों घूम रहा है, क्योंकि इसका जो आधात्री है वो नमनशील है, ठीक है। इनमें उपास्थिल कोशिका रिक्तिका में कॉन्ड्रियोसाइट्स पाई जाती है, यानी कि जो उपास्थिल जो अपना ऊतक है जिसमें रिक्तिकाएं मिलती है उन रिक्तिकाओं में कॉन्ड्रियोसाइट्स कोशिका मिलती है, और ये कॉन्ड्रियोसाइट्स कोशिकाएं उपास्थि का निर्माण करती है। कहाँ कहाँ पाई जाएगी, जैसे नाक की नोक में, बाहरी जो कर्ण संधियाँ हैं उनमें यानी कि कर्ण पल्लव है, कशेरुकाओं के मध्य में, जो हमारी कशेरुक दंड के मध्य दो
जो कशेरुकाएं होती है जिनके मध्य जो अपन इंटरवर्टिबल डिस्क होती है ना, वो वयस्क के हाथ और पैरों में, ठीक है। कशेरुक भ्रूण में अधिकांश उपास्थि वयस्क में अस्थियों में प्रतिस्थापित हो जाती है। कशेरुक जो भ्रूण होता है, ठीक है, उसमें अधिकांश जो उपास्थि होती है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, अस्थियों में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। उपास्थि एक संपीड़न रोधी होती है, ठीक है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं एक शॉक एब्जर्वर के रूप में काम करती है। जैसे हमारे कशेरुकाओं के मध्य, दो कशेरुकाओं के मध्य जो इंटरवर्टिबल जो डिस्क होती है, अंतर कशेरुक शक्ति होती है, ठीक है, वो शॉक एब्जर्वर का रूप कार्य करती है, ठीक है। वहीं बात कर रहे हैं हम इसके सेकेंड टाइप की, और सेकेंड टाइप है अपना बोन, ठीक है। ये जो हमारी बोन्स हैं इनमें जो आधात्री होता है वो कठोर होता है और अनमनशील होता है, ठीक है। अनमनशील का मतलब क्या हो गया, लचीला नहीं होता है ये, ठीक है, तभी तो हमारी जो अस्थियां हैं वो मजबूत होती है, ठीक है, और लचीली नहीं होती है। इनमें जो रिक्तिका होती है उसमें ओस्टियोसाइट कोशिकाएं मिलती है। अब देखो यहाँ कॉन्ट्रियोसाइट सेल्स मिल रही थी जो उपास्थि का निर्माण कर रही थी, यहाँ ओस्टियोसाइट सेल्स मिलती है जो अस्थि का निर्माण करती है। इनकी जो मुख्य संरचनात्मक इनका जो मेन फंक्शन है वो है हमारा जो बॉडी है उसके मेन जो आधार है, यानी कि जो बॉडी का जो ढांचा है उसका फॉर्मेशन करना, यानी कि ये मुख्य संरचनात्मक आधार की रचना करती हैं। गति करने के लिए कंकाल पेशियां इससे अटैच होती है, कंकाल पेशियों से ये क्या करती है, अंतःक्रिया करती है, ठीक है। कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा, ठीक है, कुछ अस्थियों का जो केंद्रीय भाग होता है जिसे अस्थि मज्जा बोलते हैं वो रक्त कोशिकाओं के उत्पादन का स्थल होता है। जो बड़ी जो लंबी अस्थियां होती है ना हमारी, जैसे हमारी फीमर हो गई, जैसे हमारा स्टर्नम हो गया, ठीक है। अस्थियों के जो आधात्री पदार्थ है उसमें कैल्शियम लवण व कोलेजन तंतु ये अस्थियों को शक्ति प्रदान करते हैं। यानी कि सिंपल से में बात करें भाई, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है इसमें कैल्शियम लवण और कोलेजन तंतु अधिक मात्रा में मिलते हैं जो बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, यानी कि मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी बोन्स की। तो दो विशिष्टीकृत ऊतक हमने पढ़ लिए, उपास्थि और अस्थि। अब चलते हैं हम थर्ड ऊतक की तरफ, और थर्ड है अपना तरल संयोजी ऊतक। ये हमारा उपास्थि का डायग्राम है और ये अस्थि का डायग्राम है, ठीक है। मैंने बताया भाई उपास्थि में ये जो रिक्तिकाएं होती है इसके अंदर उपस्थित जो कोशिका है वो उपास्थल कोशिका या कॉन्ड्रियोसाइट्स होती है, और इनके अंदर कौन सी होती है, ओस्टियोसाइट, ठीक है। अब बात करते हैं हम थर्ड जो अपना विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक है जिसे कहते हैं हम तरल संयोजी ऊतक या रक्त, ठीक है। रक्त मुख्य परिसंचारी द्रव है, मेन ये सर्कुलेटरी फ्लूइड है, हमने पढ़ा है, जो विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है हमारी बॉडी में, चाहे वो गैसेस का परिवहन हो, चाहे वो पोषक पदार्थों का परिवहन हो, चाहे अपन बात करें हार्मोन्स का हो, ये सभी किसके माध्यम से हो रहा है, रक्त के माध्यम से। रक्त में या प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स उपस्थित होती है, या फिर अपन कह सकते हैं भाई प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सभी मिलकर रक्त का निर्माण करती हैं। मेन मजे वाली बात यह है कि रक्त में फाइब्रोब्लास्ट एब्सेंट होती है। अगर रक्त में फाइब्रोब्लास्ट होगी तो वहां पर इलास्टिन कोलेजन तंतु बन जाएंगे, और इलास्टिन कोलेजन तंतु बनते ही वहां पर थक्का बनने लग जाएगा, तो परिसंचरण होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए इसमें फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स दोनों एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये इसकी मेन खासियत है। वैसे तो बात करें अपन संयोजी ऊतक में तो ये मिलेंगे ही, ठीक है, बस अपना जो तरल संयोजी ऊतक है उसमें ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आरबीसी हो गया अपना, ठीक है, प्लेटलेट्स हो गया, डब्ल्यूबीसी, ये सभी, और प्लाज्मा, आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लाज्मा, ये कंप्लीटली कहलाता है ब्लड, ठीक है। अब देखो वैसे बात करें तो हमने दो जो हमारे टिश्यूज हैं वो कर लिए कंप्लीट, ठीक है, उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक। अब चलते हैं हमारे थर्ड टिश्यू की तरफ, और थर्ड टिश्यू है अपना पेशीय ऊतक, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम पेशियों के प्रकार पढ़ेंगे, पेशियों की संरचना हम जो हमारा गमन और संचलन वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बहुकोशिकीय जंतुओं में गति
एवं संचलन एक विशेष ऊतक से होता है जिसे हम पेशी ऊतक कहते हैं। ठीक है, पेशियों का जो अध्ययन होता है, जो स्टडी होती है, उसे हम मायोलॉजी या सार्कोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और ये मेसोडर्म से व्युत्पन्न होती है। ठीक है, पेशियां मेसोडर्म से उत्पन्न होती है। इसके अपवाद भी है, जैसे सीलियरी जो बॉडी होती है हमारी आइज में, आयरिस मसल्स होती है, और जो श्वेत ग्रंथियों में जो पेशियां होती हैं ये सभी एक्टोडर्म स्तर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो ये सारे अपवाद हैं। ठीक है, एक जो वयस्क मानव है उसके शरीर का 40 से 50% भार या 40 से 50% जो भाग है उसका निर्माण करती हैं कौन? मसल्स या पेशियां। ठीक है, पेशियों के जो मेन लक्षण है कौन कौन से होते हैं कि भाई इनके अंदर उत्तेजनशीलता मिलती है यानी एक्साइटेबिलिटी मिलती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यानी संकुचनशीलता मिलती है, एक्सटेंसिबल होती हैं, ये विस्तार योग्य होती हैं, और ये इलास्टिक होती है, प्रत्यास्थ होती है। ये सारे पेशियों के क्या हैं? मुख्य लक्षण। ठीक है, अब देखो पेशियों के मुख्य लक्षण है ये। ठीक है, तो हमारे शरीर में, ठीक है, बेसिकली बात करें तो 3 प्रकार की पेशियां मिलती है। कौन कौन सी? पहली है कंकाली पेशियां यानी स्केलेटल मसल्स, दूसरी है चिकनी पेशियां यानी कि स्मूथ मसल्स या विसरल मसल्स, और तीसरी हमारी हार्ट मसल्स या हृदय पेशियां। ठीक है, अब बात करें इनकी संरचना या बनावट के आधार पर। जैसे देखो, ये जो कंकाली पेशियां होती है ये बेलनाकार पेशियां होती है, बहुकेंद्रक ही होती है यानी कि एक से अधिक केंद्रक मिलेंगे। परिधि इनमें केंद्रक होगा। केंद्रक कहाँ पर स्थित होगा? परिधि वाले भाग पर। ठीक है, ये रेखित होंगी। ठीक है, यानी ये स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, और अशाखित होंगी। ठीक है, यानी कि सिंगल सिंगल मसल्स प्रेजेंट होगी, ऐसा नहीं कि एक मसल से ब्रांच निकल गई। ठीक है, ये पेशियां है वो ऐच्छिक पेशियां कहलाती है। ठीक है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है भाई, ये बेलनाकार पेशी है। ठीक है, ये इनका परिधीय न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये स्टेटेड मसल से इस तरह से इनमें धारियां दिखाई देती है। ये ऐच्छिक पेशियां होती है। ऐच्छिक पेशियों का मतलब क्या हो गया? हमारी इच्छा के अधीन हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इनमें संधियां अनुपस्थित होती है। ठीक है, पेशी संधियां। ठीक है, और ये अस्थियों से जुड़ी रहती है। ठीक है भाई, जैसे हम हमारी इच्छा के अनुसार चल फिर सकते हैं ना, तो हमारी अस्थियों से ये कंकाल पेशियां जुड़ रही हैं, तभी तो हमारा ब्रेन इन पेशियों को जैसे जैसे ऑर्डर देता है हम वैसे वैसे चलते हैं। ठीक है, जहाँ जाना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारी बाइसेप्स मसल्स होती हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो हमारी मसल्स होती है ना, जब हम जिम करते हैं तो हमको अच्छे से दिखाई देती है इधर, तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल जिम कर रहे हैं, हमारी इच्छा के अधीन इनको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी जो मसल्स है वो है चिकनी पेशी या आंतरांग पेशी या विसरल पेशी। ये जो मसल्स है ये होती है तर्कु रूपी स्पिंडल रूप से, यानी कि इस मसल्स के जो दोनों सिरे हैं वो होंगे तर्कु रूपी, यानी कि बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट चिपके हुए, और मध्य भाग से ये फूली रहती है। ये होती है एक केंद्रक की। एक केंद्रक मिलता है। केंद्रक कहाँ पर स्थित होगा? मध्य में। जैसे यहाँ पर परिधि पे स्थित था, यहाँ पर कहाँ होगा? मध्य में। ये होती है अरेखित। जैसे ये रेखित मसल्स थे ना, यहाँ पर स्टेशंस मिल रहे थे, ये अरेखित होंगी और अशाखित होंगी। ये आपको डायग्राम दिख रहा है कि भाई तर्कु रूपी मसल्स है, बीच में केंद्रक है, अरेखित है, अशाखित है। ठीक है, ये अनैच्छिक प्रकार की मसल्स होती हैं। अनैच्छिक मतलब इनको हम हमारी इच्छा के अधीन कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो मसल्स हैं इनमें जो संधियां हैं, ठीक है, वो उपस्थित होंगी। एग्जाम्पल की बात करें तो ये मिलती है जैसे हमें रक्तवाहिनियों में, हमारा जो आमाशय, हमारी जो आंत्र है, आंत्र में जो हमारी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है ना, क्रमानुकुंचन गतियां, वो हमारे अधीन थोड़ी ना होती है, हम कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर प्रेजेंट होती है ये सारी अपनी स्मूथ मसल्स। अब बात करें हम थर्ड प्रकार की, और तीसरा प्रकार है हमारा पेशियों का हृदय पेशियां या हार्ट मसल्स। ठीक है, ये पेशियां बेलनाकार होती हैं, एक केंद्रक की होती है, केंद्रक मध्य में स्थित होता है, रेखित होती हैं और ये शाखित होती हैं।
शाखित मतलब एक ही पेशी से ब्रांच निकलेगी। जैसे देखो भैया, बेलनाकार दिख रही है आपको, रेखित दिख रही है आपको, ठीक है। केंद्रक है वो मध्य में स्थित होगा, और इस तरह से जैसे ये एक मसल से इससे ये दूसरी ब्रांच बन गई भैया, इससे तीसरी बन गई, तो मतलब ये क्या हो गई, शाखित मसल्स हो गई। ये भी अनैच्छिक प्रकार की होती है और इनमें भी पेशी संधियां उपस्थित होती है, ठीक है। अनैच्छिक प्रकार की ये पेशी संधियां उपस्थित होती है और ये सिर्फ हमें हार्ट मसल्स में पाई जाएंगी, सॉरी हृदय की जो भित्ति होती है उसमें पाई जाएंगी, यानी कि ये हृदय का निर्माण करती है, ठीक है। अनैच्छिक होती है जब तो हमारा हार्ट खुद से धड़कता है, ऐच्छिक होता है तो पता चला कि हम हमारे हार्ट को हमारे अकॉर्डिंग धड़का रहे हैं, ठीक है भाई अब बंद हो जा, ठीक है। ऐसा हो सकता है, अगर हम इनको कंट्रोल कर सकते तो फिर हम जिंदा ही नहीं रहते, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हृदय पेशियां हैं उनमें कुछ संलयन बिंदुओं पर संचार संधि मिलती है जिन्हें हम इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं इनमें, ठीक है। ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करती है कि जो भी आवेग आता है, ठीक है, जो हृदय पेशी कोशिकाओं को एक इकाई के रूप में संकुचित करने का कार्य करती है, मतलब कि जो भी इंपल्स आया, ठीक है, ये संचार संधियां उनको सभी पेशियों में भेज देती है, ठीक है। अब सभी पेशियों में भेजेगी तो ये जो सारी पेशियां हैं वो एक साथ संकुचित होंगी, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी पेशी ऊतक की, ठीक है। अब हमारा लास्ट में बच रहा है यहाँ पर जो 4th नंबर का टिश्यू है, तंत्रिका ऊतक। जैसे मैंने आपसे बात की कि भाई जो पेशी कोशिका जो पेशी ऊतक है, ठीक है, इसे भी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर्स वगैरह हम गमन और संचलन वाले पार्ट में पढ़ेंगे, वैसे ही इसको भी हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके जो फर्दर आगे के जो जैसे कि अपन बात करें डिटेल जो इसकी स्टडी है वो करेंगे हम तंत्रिका ऊतक वाले चैप्टर में, ठीक है। जैसे बात करें तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू हम इसे बोलते हैं, तो वह ऊतक जो मुख्य रूप से परिवर्ती अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रिया के नियंत्रण के लिए विशिष्ट होता है, या शरीर की अनुक्रियाशीलता के नियंत्रण के लिए विशिष्ट होता है। यानी कि सिंपल से में बात करें, जब बाह्य वातावरण में अगर कोई परिवर्तन होता है या फिर बात करें हमारी बॉडी में कोई परिवर्तन होता है तो वो ऊतक जो अनुक्रियाशीलता दर्शाता है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म स्तर से होती है। मेन काम क्या है इसका, हमारे शरीर के जो अंग हैं, ठीक है, या हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको नियंत्रित करना और उनके मध्य कोऑर्डिनेशन बैठाना, समन्वय बैठाना, ठीक है। अब हम बात करें कि भाई जो नर्वस ऊतक है इसका मुख्य संगठक क्या होता है, यानी कि जो तंत्रिका ऊतक है इसका मुख्य संगठक क्या होता है। तो तंत्रिका ऊतक का निर्माण 2 प्रकार की कोशिकाएं करती है। एक तो है अपनी मुख्य कोशिका जो न्यूरॉन कोशिका जो आवेग संचरण का काम करती है, और दूसरी है अपनी न्यूरोग्लिया कोशिकाएं जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसको सुरक्षा प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है, ठीक है। तो देखो ये जो न्यूरॉन सेल्स हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर हम इसकी तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, हमें ऐसा डायग्राम होता है न्यूरॉन का। इसका मेन काम क्या है, आवेग की उत्पत्ति और उसको संचरित करना, ठीक है। ये जो पूरा तंत्रिका तंत्र है उसके आयतन का 50% से कम भाग बनाती है और इनके अंदर उत्तेजनशीलता एक्साइटेबिलिटी उपस्थित होती है, ठीक है। वही बात करें हम न्यूरोग्लिया सेल की, तो ये सहारा प्रदान करती है इन कोशिकाओं को और इन्हें पोषण प्रदान करती है, इनकी सुरक्षा करती है, किसकी, जो न्यूरॉन सेल्स है उनकी। ये 50% से अधिक भाग का निर्माण करती है तंत्रिका ऊतक के, ठीक है। और जैसे यहाँ उत्तेजनशीलता थी, इन कोशिकाओं में उत्तेजनशीलता अनुपस्थित होती है, ठीक है। तो आज का जो अपना माइंड मैप है, ठीक है, इसमें हमने जंतु ऊतक के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने जो 4 प्रकार के मुख्य ऊतक है, उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका, इन चारों ऊतकों के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो देखो फर्दर जो अब अपना नेक्स्ट जो माइंड मैप आएगा वो इसका सेकंड पार्ट लेकर आएगा, और सेकंड जो पार्ट है उसमें हम कॉकरोच और मेंढक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम हमारे नए क्लास में, नए माइंड मैप में। ओके, बाय।